Hi everyone, welcome back to the amazing channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. We are back with one more amazing session on biomolecules with the topic enzymes. आज अपन सारे enzymes के concepts को, graphs को, activation energy को, active site को, जो सारे terms आपको परेशान करते हैं उसको अच्छे से clear करेंगे, ठीक है? Basic concepts clear करते हुए, हमेशा basic concepts build करते हुए concepts बनाएंगे ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पे भी कोई परेशानी ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द एंजाइम्स। सबसे पहले बेटा अपन पता करते हैं एंजाइम्स होते क्या है, किस चीज को आप एंजाइम बोलोगे, व्हाट इज अ एंजाइम। ठीक है बेटा, एंजाइम समझने से पहले आपको एक टर्म समझाती हूँ। पहले एक बात बताओ, तुमको पता है ना बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और जिन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाने के लिए तुमने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ा है कैटलिस्ट। कौन सा टर्म पढ़ा है बेटा तुमने? कैटलिस्ट। तुमने पढ़ा है कि मैम कैटलिस्ट एक ऐसा सामान होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसकी स्पीड को? केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही बेटा, अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर, ऑफ कोर्स अपन सबकी बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना? तो बॉडी के अंदर की केमिकल रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी में, यानी कि बेटा लिविंग सिस्टम में, समझना बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे चैप्टर्स के इंक्लूडेड है इसमें। लिविंग सिस्टम में, बॉडी में बहुत सारी बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही है, और क्योंकि ये बॉडी में हो रही है तुमने इनका नाम क्या रखा? बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन जो हमारी बायोलॉजी में हो रही है, किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है, लिविंग सिस्टम में हो रही है। और बेटा इसी बायोकेमिकल रिएक्शन को अपन क्या बुलाते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बुलाते हैं बच्चे? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी में हो रही रिएक्शंस को हम बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। हमने सोचा जब कैटलिस्ट डाल के रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है तो क्यों ना बॉडी के सिस्टम में होने वाले रिएक्शंस की भी स्पीड बढ़ा दें। बिल्कुल बेटा, हम क्यों नहीं चाहेंगे? हमारा सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, ऐसा कुछ भी हो जिससे जल्दी रिएक्शंस हो पाए, जल्दी प्रोडक्ट्स बन पाए और हमारा सिस्टम और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सके, हम बिल्कुल करेंगे। और इसके लिए हमने इसके अंदर क्या डाला बेटा? कैटलिस्ट डाला। समझना, क्योंकि ये कैटलिस्ट तुमने बॉडी की चीजों के लिए, बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए यूज किए, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसलिए तुमने इसको बायोकैटलिस्ट बुला दिया। वो कैटलिस्ट जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज हो रहा है। और बच्चे बायोकैटलिस्ट को ही बुलाते हैं एंजाइम। बायोकैटलिस्ट को ही बुलाते हैं एंजाइम। यानी एंजाइम वो सामान है, वो चीज है बेटा जिससे हमारी बॉडी में हो रहे केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। किसी भी लिविंग सिस्टम में, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाले रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये हुई कि एंजाइम होता क्या है फॉर ए स्टार्ट। अब आते हैं बेटा कि जब पता चल गया एंजाइम एक ऐसी चीज है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो एंजाइम्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज करेंगे। एंजाइम्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तुमको क्या पता चला कि मैम ये तो बायोकैटलिस्ट होता है एंजाइम। बायोकैटलिस्ट क्या करता है ये भी पता चल गया। मैम इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। बिल्कुल, ये तो अभी हमने सीख ही लिया। अब अगला सवाल आता है बेटा कि ठीक है ये बायोकैटलिस्ट है और ये बायोकेमिकल रिएक्शन की, मेटाबॉलिक रिएक्शन की रिएक्शंस की स्पीड को, रेट को बढ़ाता है। ठीक है, रेट मतलब स्पीड। अगला क्वेश्चन आता है बेटा कि क्या ये उस रिएक्शन में यूज भी हो जाता है, ये अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर देता है? अब बिग नो, नो, ये कभी नहीं बेटा, ये अपना स्पीड बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता। इट ओनली एंड ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बेटा इट इज नाइदर कंज्यूम्ड नॉर ट्रांसफॉर्म्ड।
nor transformed in a reaction। किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में जब आप एंजाइम डालोगे तो ना ही वो कंज्यूम होता है, यूज होता है, ना ही वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड बढ़ा के एज इट इज बाहर, जैसा हमने जितना डाला था उतना ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है बेटा आपके दिमाग में कि मैम ये तो समझ में आ गया एंजाइम करता क्या है, पर ये है क्या? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, ये है क्या चीज? तो बेटा ये जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के जो एंजाइम का काम करने लगते हैं, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे प्रोटीन नहीं कुछ और एंजाइम का काम करता है। तो हमारे पास एक्सेप्शन है बेटा, राइबोजाइम नाम का एक एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज नाम का एक एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज नाम का एक एंजाइम है। इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में आरएनए इज एक्टिंग एज एंजाइम। आरएनए जो हमने पढ़ा है वो एंजाइम का काम कर रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जबकि इन जनरल सारे एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीन्स एंजाइम का काम करते हैं। तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स बनने पे बॉडी ने उसको काम दिया कि तू जा एंजाइम का काम कर, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट आए एंजाइम्स आर प्रोटीन्स तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, ट्रू है, इन जनरल इट इज ट्रू। बट अगर आपको स्टेटमेंट आए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स या एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, देन नो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमने तो एक्सेप्शन लिख ली राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस की, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। बट इन जनरल लिखा एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, देन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं बेटा कि जब एंजाइम की हमने बात, प्रोटीन्स की हमने बात की, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैम आपने जब प्रोटीन पढ़ाया था तो आपने ऐसा बताया था कि कुछ प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में काम करने लगते हैं, कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाते हैं काम करने, कुछ टर्शियरी में और कुछ क्वाटरनरी में। तो ये जो एंजाइम प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन एंजाइम का काम कर रहा है, वो किस लेवल में एंजाइम का काम कर रहा है बेटा? ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में एंजाइम का काम कर रहा है। 3 डिग्री स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन को एंजाइम का काम करना है वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर तक आया है, तब जाके एंजाइम का काम कर पाएगा। ठीक, दूसरा सवाल तुम्हारे मन में आता है कि मैम आपने 2 तरह के प्रोटीन बताए थे, एक जो धागे टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही काम करने लगते हैं, जो हमने ऐसे किया था बेटा, रिवाइज करते हैं एक बार अलग स्लाइड पे। ऐसे बताया था आपको कि प्रोटीन अमाइनो एसिड की माला होती है, तो ऐसे सीधे हमने अमाइनो एसिड जोड़ दिया, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर मैंने इसी स्ट्रेट चेन को ऐसे स्प्रिंग की तरह घुमा दिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर मैंने इसको ऐसे ऊन के गोले की तरह घुमा दिया, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और मेरा मन किया कि मैं बहुत सारे ऊन के गोले साथ में ला के रख दूं, अलग अलग तरह के कलरफुल ऊन के गोले ला के रख दूं, तो मैं इसको कहूंगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बेटा एंजाइम, जो प्रोटीन एंजाइम का काम कर रहा है, वो प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शियरी तक पहुंचा है और यहाँ पे एंजाइम का काम करने लग गया, चला गया अपनी जगह पे काम करने की, बस यहाँ पे मैं काम करने लायक हो गया। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में करता है। आपको बताया था कि अगर इन दोनों में कोई भी प्रोटीन काम करने चला जाए तो वो फाइब्रस प्रोटीन होता है, धागे टाइप का, और इन दोनों में कोई काम करने जाए तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, गोलाकार प्रोटीन, गोल हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे काम करने जा रहे हैं तो कैसा हुआ बेटा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन हुआ। ठीक है, तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर में होता है और एंजाइम बेटा ग्लोब्यूलर हो गया क्योंकि 3 डिग्री स्ट्रक्चर तक आ गया, तो दिस इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। 2 और बातें पता चल गई। अगली बात बेटा, अगर हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन एंजाइम का काम करता है, कोई प्रोटीन है जो जा रहा है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने बॉडी में, तो वो एंजाइम है। तो बेटा वो भी तो मैक्रोमोलेक्यूल हुआ ना। प्रोटीन क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल, चेन है वो पूरी अमाइनो एसिड की। तो प्रोटीन को आप क्या कहते हो? मैक्रोमोलेक्यूल। तो एंजाइम भी तो मैक्रोमोलेक्यूल ही हुआ। सो एंजाइम्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये प्रोटीन है और प्रोटीन मैक्रोमोलेक्यूल होता है। एक और पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे। प्रोटीन जितनी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है वो सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल मतलब
रिवर्सिबल मतलब होता है जैसे देखो A प्लस B गिव्स C, तो तुम इसको रिवर्स कर सकते हो C गिव्स A प्लस B। ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चल सके इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। सो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, ये सारे जनरल प्रॉपर्टीज हैं एंजाइम्स के, अभी खत्म नहीं हुए बेटा। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, कभी उसमें कंज्यूम नहीं होते, कभी अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते। वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, 3 डिग्री स्ट्रक्चर में होते हैं और ग्लोब्यूलर होते हैं। इसके अलावा इनकी कई सारी जिद है बेटा। कैटलिस्ट और एंजाइम में एक डिफरेंस भी होता है। क्या? कैटलिस्ट किसी कोई एक कैटलिस्ट होगा जैसे जिंक आयन, वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज कर देगा, पर एंजाइम ऐसा नहीं करता। जो एक एंजाइम बॉडी में बना है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। इट इज यूजिंग स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, इट इज यूजिंग स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो एंजाइम की कुछ जिद होती है, कहता है पहले तो मुझे स्पेसिफिक मेरे मन का सबस्ट्रेट ला के दो, वरना मैं ऐसे पड़ा रहूंगा आलसी की तरह, काम नहीं करूंगा। तो इसका वाला सबस्ट्रेट इसको कहते हैं बेटा, जिनके बीच में रिएक्शन हुई है ना, इनको कहते हैं सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट तो पता ही होगा। तो ये होते हैं रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, ये होता है प्रोडक्ट। तो ये बोलता है मेरे मन का सबस्ट्रेट मुझे मिला तो ही मैं जाके काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं, उसी की स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक, इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब मुझे मेरे मन का सबस्ट्रेट लाके दोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे मैं सबसे अच्छे से काम करूंगा, अगर मुझे वो टेम्परेचर तुमने दिया तो। जैसे तुम गर्मियों में क्या करोगे, जब तक 18 पे मम्मी एसी नहीं चलाओगी मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा। सबसे अच्छे से तुमने पढ़ाई कब की, जब 18 पे एसी चल रहा है। ठीक वैसे ही इसको सबस्ट्रेट लाके दोगे बेटा, तो ये एक कोई टेम्परेचर होता है जिसपे अपना बेस्ट काम करता है। उस टेम्परेचर को अपन कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ठीक वैसे ही बेटा इसको अपने मन का पीएच भी चाहिए। कहता है मेरा फेवरेट पीएच लाके दो, ऑप्टिमम पीएच लाके दो। इसका फेवरेट टेम्परेचर और फेवरेट पीएच और इसका वाला सबस्ट्रेट इसको मिलेगा तभी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। ये हो गई एंजाइम की जनरल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखेंगे, इसको स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए फिक्स, अपने मन का टेम्परेचर और पीएच चाहिए सबसे अच्छे से काम करने के लिए। ओके, ये हो इसके बाद। अब बढ़ते हैं बेटा कि एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दी हुई है आपको। फॉर एग्जाम्पल अपन एनसीईआरटी की एग्जाम्पल को ले लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन लिखते हैं बेटा, CO2 प्लस H2O से मिला के बन गया H2CO3। तुमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया तो बन गया कार्बोनिक एसिड। ये होता है कार्बोनिक एसिड। आपने केमिस्ट्री में एसिड्स के नाम पढ़े होंगे, ठीक है, H2CO3। अब ये रिएक्शन कैसी है बेटा, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ एरो लगाओ, ठीक है। अब इसमें एक एंजाइम डालना चाहते हैं हम इसमें एक एंजाइम डालना चाहते हैं। एंजाइम डालने के पहले आपको बताती हूं कि जब एंजाइम एब्सेंट था, एंजाइम हमने नहीं डाला, उस टाइम पे 1 मिनट के अंदर 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 1 मिनट के अंदर 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं H2CO3 के, ठीक है, इस रिएक्शन में। अब हमने क्या किया बेटा, एंजाइम डाल दिया। तो सबसे पहले तो कौन सा एंजाइम डलेगा, इस रिएक्शन के लिए कोई अलग से स्पेशल एंजाइम होगा, क्योंकि एंजाइम तो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे काम करता है। तो इस रिएक्शन का जो एंजाइम है उसका नाम है बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हमने डाल दिया। बेटा जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम डाला तो हमने देखा कि इसका काम है इसकी स्पीड को बढ़ा देना। ये तो खुद ना ही यूज होगा ना ही चेंज होगा, एज इट इज बाहर निकल जाएगा। जितना तुमने जैसा यहाँ पे डाला वैसा ही तुम्हें उतना ही यहाँ पे बाहर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एंजाइम ने हमने देखा कि 1 सेकेंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल बनवा दिए बेटा, 6 लाख मॉलिक्यूल्स। देख रहे हो स्पीड को किस लेवल तक बढ़ाया है इसने।
1 सेकेंड के अंदर 6 लाख H2CO3 के मॉलिक्यूल्स मिले, ठीक है। यानी कि इस एंजाइम ने बेटा 10 मिलियन टाइम्स स्पीड को बढ़ा दिया, 10 मिलियन टाइम्स रेट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इनफैक्ट बेटा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपकी बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम होता है। इट इज फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर अगर ये एंजाइम है तो वो उसका फास्टेस्ट एंजाइम होता है, 10 मिलियन टाइम्स रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी कहती है कि ये एंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। चलो ठीक है, ये भी मान लिया, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है। आगे तुम बेटा बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ोगे, फिर से इसका बात आएगा। जब तुम रेस्पिरेशन पढ़ोगे उस टाइम पे तुमको ये रिएक्शन फिर से पढ़नी है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाउंड होते हैं ब्लड के अंदर और ट्रेवल करते हैं। बताया था ना, ब्लड ट्रेन का काम करता है, जिसको जहां जाना है ट्रेन में बैठ जाए, जहां उतरना है ट्रेन में चलते चलते अपनी जगह पे उतर जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो मेरी टिश्यूज से, मेरी सेल्स से बाहर आना है, तो वो ट्रेन में बैठ जाएगा ब्लड में और घूमते घूमते यहाँ तक आके लंग्स में आके फिर वापस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा वहां पे तुम पढ़ोगे कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल के अंदर। इनफैक्ट आरबीसी में तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, पर थोड़ा थोड़ा ब्लड के प्लाज्मा में भी होता है, पर थोड़ा थोड़ा सा ब्लड के प्लाज्मा में होता है, पर कम। प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इन लिटिल क्वांटिटी। ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो एक जगह आपको इकट्ठा करके बता रही हूँ, कई सारे अलग अलग चैप्टर्स में दी हुई हैं, ठीक है। H2 और CO2 का रिएक्शन कैटालाइज करता है कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए, H2CO3 बनाने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि बेटा आपके बॉडी का किसी भी लिविंग सिस्टम का फास्टेस्ट एंजाइम होता है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे, आपको मिलेगा ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन रेस्पिरेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि आरबीसी में भर भर के पाया जाता है और ब्लड प्लाज्मा में भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। बेटा ये एंजाइम जब नहीं था तो 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे H2CO3 के 1 मिनट में। एंजाइम के आते 6 लाख मॉलिक्यूल बने 1 सेकेंड के अंदर, जिससे 10 मिलियन टाइम्स रेट बढ़ी है। अब इस स्क्रीन पे आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं बेटा, ये सब एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की हर बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। ये हुआ कि कैसे अपना एंजाइम रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, ठीक है। और हमने इसके पहले किया कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी एंजाइम की, और ये एग्जाम्पल की। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि ये एंजाइम कैसे, ऐसा क्या करता है कि बेटा हमारे रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। देखो अच्छे से, सारे लोग पेन छोड़ दो अपना, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, ग्राफ को समझो, ग्राफ की हर लेबलिंग को समझो, उसके बाद नोट डाउन करेंगे पॉज करके, ठीक है। देखो बेटा अब अपन को ना एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ये लो एक ग्राफ बना लेते हैं। इस ग्राफ पे बेटा मैंने एक साइड पे दिखाया पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिखाया? पोटेंशियल एनर्जी। इधर जैसे कि अभी मैं मूवमेंट ना करूं कोई, तो मेरे पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप फिजिक्स में पढ़ते हो मूविंग टाइम पे काइनेटिक एनर्जी होती है, स्टेबल टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बेटा मैं इधर दिखाऊंगी कि सबस्ट्रेट के पास और प्रोडक्ट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है जब वो आराम से पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे अपन दिखाएंगे बेटा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तो एक्स एक्सिस पे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ में हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाई है, मतलब सबस्ट्रेट के रिएक्टेंट के रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनना, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और इधर बेटा अपन ने पोटेंशियल एनर्जी दिखाई है, ठीक है। फिर हमको पता चला सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी यहां कहीं पे है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, देखो अगर इधर से आओगे, मान लो यहां कहीं है,
तो अगर इधर चल के आओगे तो यहाँ कहीं होगी क्या बेटा, ये लो, इधर से हम सीधा चल के आए तो हमको पता चला यहाँ कहीं है। तो देखो ना बेटा लेवल यहाँ पे, यहाँ नीचे से स्टार्ट किया, यहाँ नीचे से स्टार्ट किया बेटा, तो ये तो प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, मतलब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ऐसा क्यों? बेसिक केमिस्ट्री लगाओ फिर से, पहले तो उसको समझा देती हूँ याद कैसे रखना है। अच्छा मान लो तुमने अभी अचानक से 2 ग्लास जूस पी लिया, तुमको बहुत एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई तुम घर पर टिके नहीं रहे हो, क्रिकेट खेलने भाग गए। तो बेटा एनर्जी ज़्यादा हुई तो भाग रहे हो, स्टेबिलिटी कम हो गई। एनर्जी ज़्यादा हुई तुम्हारी बॉडी में तो तुम्हारी स्टेबिलिटी कम हो गई, तुम तो भाग रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। मान लो तुमने 2 घंटे क्रिकेट खेल लिया, अब तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो गई, तो एक जगह आके सुस्त होके बैठ जाओगे। तो बेटा एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी कम हुई तो तुम एक जगह आके बैठ गए, स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ऐसे अपन याद रखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। एक ये बात हो गई। अब तुम मुझे एक बात बताओ, हम लाइफ में क्या चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन में चले जाएं, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी हो। तो कोई केमिकल रिएक्शन भी अनस्टेबल से स्टेबल में जाना चाहती है, भागते दौड़ते स्टेट से सेटल्ड स्टेट में जाना चाहती है। ठीक है, कम स्टेबिलिटी से ज़्यादा स्टेबिलिटी में जाना चाहती है। तो कम स्टेबिलिटी से ज़्यादा स्टेबिलिटी में जाना चाहती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में ज़्यादा जाना चाहती है। ठीक है, फिर से करो एक बार। कोई भी भागते दौड़ते से स्टेबल होना चाहता है, तो केमिकल रिएक्शन भी यही चाहती है। तो केमिकल रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, यानी लेस स्टेबल यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आना चाहती है। तो देखो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आना चाहती है। सबस्ट्रेट चाहता है मेरे में ऐसे रिएक्शंस हो जाएं कि मैं प्रोडक्ट बन जाऊं, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ जाऊं। ठीक है, तो ऐसे बढ़ेगी रिएक्शन। जो भी ऐसी रिएक्शन होती है जो अपने आप हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाए, यानी लो स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी में जाए, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो रिएक्शन जो अपने आप होती है, आपको पुश नहीं करना पड़ता, वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। आपको पुश कब करना पड़ेगा? जब आप उसे जबरदस्ती डंडे मारोगे, जबरदस्ती एनर्जी पंप करोगे, जबरदस्ती धक्का दोगे कि तू आराम की अवस्था से भागे दौड़े। अब मेरे को आराम करना पसंद है भाई, मैं आलस कर रहा हूँ, अब मम्मी उधर से आगे डंडे लेके, काम नहीं करती घर का। तो अगर ऐसा हुआ कि मेरे को आराम से उठा के भागने दौड़ने के लिए बोला गया तो मुझे गुस्सा आएगा। तो उसके लिए मम्मी ने मुझे चॉकलेट वॉकलेट दी, जो भी दिया, रिश्वत दी। तो अगर ऐसा कोई पंप मिलेगा तभी मैं काम करूंगी, वरना मैं अपने आराम वाली पोजीशन को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो जो रिएक्शन ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आता है वो तो अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस है। अगर तुम्हें उल्टा करना हो कि कभी कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में भेजना हो तो तुमको कुछ एनर्जी डालनी पड़ती है उसमें। उसके बारे में अभी मैं आगे आपको बताऊंगी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ओके, अब देखो यहाँ पे तो ये वाली रिएक्शन में क्या हुआ बेटा, यहां से रिएक्शन बढ़ी और ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यहां से ऊपर गई एनर्जी, ये देखो यहां से एनर्जी ऊपर गई और फिर ये प्रोडक्ट बन गया। तो सबस्ट्रेट यहां था, प्रोडक्ट यहां है। तो तुम सोचोगे कि मैम ये आप पहले एनर्जी को ऊपर क्यों लेके गए, यहाँ पे पहाड़ क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई। अगर हम बेस से देखें तो यहाँ तक एनर्जी चली गई। बिल्कुल, पहले बेटा सबस्ट्रेट में बहुत एनर्जी पंप करके उसके अंदर पूरी उथल पुथल करनी पड़ती है, तब जाके उसके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो देखो तुमने ये वाला काम जो किया, सबस्ट्रेट से ऊपर गए, सबस्ट्रेट से जितना ऊपर गए बेटा, सबस्ट्रेट से जितना ऊपर गए, यहां से यहां तक टेढ़ी लाइन बन गई, 1 मिनट, यहां से यहां तक बेटा, इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
इसी एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी बेटा जो तुम्हें सबस्ट्रेट को देनी पड़ती है इस पोजीशन तक आने के लिए। क्या है ऐसा इस पोजीशन में, क्यों पहुंचाऊं यहां तक इसको? बेटा इस जगह को कहते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? What is this transition state? बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट ही वो टाइम है जब पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इसकी, देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक। हाईली अनस्टेबल, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना अनस्टेबल। अभी तो बताया एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। इट इज़ हाईली अनस्टेबल, और इतना अनस्टेबल है बेटा कि ज़्यादा देर रह ही नहीं पाता, बनते ही टूट जाता है, बनते ही ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट बन जाता है। इट इज़ ट्रांजिएंट, जो बहुत कम देर के लिए रहे उसको कहते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब कोई चीज़ जो बहुत कम देर के लिए रहती हो। सो इट इज़ अ ट्रांजिएंट स्टेट, बहुत कम देर रहती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ हाईली अनस्टेबल, रह ही नहीं पाता वो उस पोजीशन में, अनस्टेबल स्टेट में। ठीक है, फिर प्रोडक्ट बना लिया। तो तुमने सबस्ट्रेट को जितनी रिश्वत खिलाई कि वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाए ताकि फटाक से प्रोडक्ट बन जाए, उस एनर्जी को तुम कहते हो एक्टिवेशन एनर्जी। कभी भी बेस से मत उठाना एक्टिवेशन एनर्जी को। भाई तुम्हारा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे था, तुमको एक्स्ट्रा तो बेटा इतनी ही एनर्जी देनी पड़ी ना। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी तुम देते हो, एनर्जी गिवन टू substrate, given to substrate to reach transition state, to reach transition state is called as activation energy। ठीक है, अब देखो एंजाइम ने क्या किया बेटा, एंजाइम आया और यहां तक लेके गया और ये प्रोडक्ट बना दिया। मतलब यहाँ पे आ गई ट्रांजिशन स्टेट और इतनी ही एनर्जी खाया। सबस्ट्रेट से फिर से ऊपर जाओ। सो दिस इज अगेन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये क्या था? इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम यही तो करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड को कम कर देता है। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कम होगी, जल्दी ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, लो बढ़ गई तुम्हारी रिएक्शन की रेट। यही करना होता है एंजाइम को। ठीक है, तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी इतना और इतना, ये है सबस्ट्रेट, ये है प्रोडक्ट। दिस इज द ग्राफ फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे दिखाया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। अब आते हैं बेटा इस एंजाइम पे पीएच का, टेम्परेचर का, इन सब का क्या इफेक्ट लगेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखा देती हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा देती हूँ। एंजाइम के केस में आप पढ़ोगे एक्टिव स्टेट के बारे में, एक्टिव साइट के बारे में। ये एक्टिव साइट क्या होता है? व्हाट इज एक्टिव साइट? देखो बेटा, जब तुमने ऐसे ऐसे सीधी चेन बनाई थी, फिर तुमने इसको घुमाया था तो यहां यहां कहीं अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं, फिर तुमने इसको गोल घुमाया था तो ये सब अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं। तो हुआ क्या, कुछ पॉकेट्स बने हैं। लेट्स से ये पॉकेट है, ये पॉकेट में कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड यहाँ पे है। तो ये जो पॉकेट है बेटा, यहीं पे पहले तो ये पॉकेट क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, यहाँ पे ही सबस्ट्रेट आगे जुड़ेगा। सो इसीलिए हम इस पॉकेट को कहते हैं एक्टिव साइट, या यहाँ पे सबस्ट्रेट आगे जुड़ेगा बेटा, इसलिए हम इसको कहते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है वो पता चल गया, और एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट क्या होते हैं वो पता चल गया। अब आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है वो भी पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम्स।
चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी पे पीएच चेंज करने का क्या डिफरेंस आता है। मतलब ये तो तुमको पता है कि उसके मन का एक पीएच है जो हम उसको देंगे तो वो सबसे बेस्ट काम करेगा अपने फेवरेट पीएच पे। इसके लिए अगेन अपन एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ्स बनाने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बहुत इजी ग्राफ्स है। देखो पीएच का कैसा ग्राफ बनेगा, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखाना है, पीएच दिखाना है, एक्स पे पीएच रहेगा ध्यान रखना, और वाई एक्सिस पे अपन दिखाएंगे बेटा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सॉरी एंजाइम एक्टिविटी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी पे उसके फेवरेट पीएच से पीएच कम या ज्यादा किया तुमने तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगेन एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत इजी ग्राफ्स हैं। देखो पीएच के लिए तुमने क्या किया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स पे यहाँ पे क्या दिखाना है बेटा, पीएच, ध्यान रखना एक्स पे पीएच, और वाई एक्सिस पे अपन को दिखाना है बेटा एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी कैसी चल रही है, बेस्ट चल रही है या सुस्त पड़ा हुआ है, कम काम कर रहा है। ठीक है बेटा, जब हमने पीएच को देखा कि पीएच कम ज्यादा करने से तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही है बेटा। पहले तो एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। जब हमने इसका ग्राफ बनाया बेटा तो हमको कुछ ऐसा बेल शेप का ग्राफ मिला, बेल शेप का ग्राफ मिला। ठीक है, अब तुम ही देखो ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट है यानी कि इस पीएच पे इसने देखो सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो की है, तो यहां पे ये वाला पीएच क्या हो गया बेटा, ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी, ऑप्टिमम पीएच पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी चल रही है। अब तुम पीएच को इससे कम करो या ज्यादा करो, इसकी एक्टिविटी खराब हो रही है कि नहीं। तो हमने क्या किया, पीएच को कम या ज्यादा किया। देखो होता क्या है बेटा, पीएच को तुम कम या ज्यादा करोगे अगर ऑप्टिमम पीएच से, एक तो हो गया इसका ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच पे बेटा ये दिखाएगा हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, इससे तुम पीएच को कम या ज्यादा करोगे तो ये एंजाइम की एक्टिविटी लूज हो जाएगी, और दोनों ही केसेस में इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी होगा, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। मतलब बेटा एंजाइम अब काम करने लायक ही नहीं रहा, और ऐसा खराब हुआ कि तुम उस लॉस को रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल लॉस है, उसको तुम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है बेटा, एनसीईआरटी की एक लाइन है कि कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होने पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लूज कर देता है बाय डीनेचुरेशन। ये डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन में होता क्या है बेटा, पीएच कम या ज्यादा करने से जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, जो अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था, उसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। अब एक बार एक्टिव साइट बिगड़ गई, पॉकेट खराब हो गया, तो आप उसमें जाके सबस्ट्रेट को लगा के उसका काम नहीं करा सकते, और एक बार स्ट्रक्चर खराब हो गया तब उसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो ये कैसा लॉस है बेटा, इरिवर्सिबल लॉस है। ठीक है, तो पीएच कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज होने पे हुआ क्या, पीएच को उसके ऑप्टिमम पीएच से तुम कम या ज्यादा करोगे तो डीनेचुरेशन हो जाएगी, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। सो दिस इज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएच। नेक्स्ट आते हैं बेटा कि एंजाइम की एक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अगेन अपन एक ग्राफ बनाएंगे, फिर से घबराना नहीं है, बहुत इजी ग्राफ है। अगेन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको दिखाना है बेटा टेम्परेचर, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिखाना है टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे फिर से आप दिखाओगे एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम कैसा काम कर रही है, उसकी एक्टिविटी कैसी चल रही है। तो पहला डायरेक्ट क्वेश्चन ये, एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, अपोजिट स्वैप करके अगर ऑप्शन दिया हो तो आपको इनकरेक्ट करना है उसे। बेटा अगेन इस केस में भी ऐसा बेल शेप का ग्राफ आया। जब बेल शेप का ग्राफ आया तो हमको पता चला कि ये वाला जो पॉइंट है मैम, यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, और इसका टेम्परेचर यहाँ पे गिरा के हमने देख लिया। तो
तो हमको पता चला कि ये वो पॉइंट है जहां पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है इस टेम्परेचर पे। यानी कि ये कौन सा टेम्परेचर है बेटा, इसका फेवरेट टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो चलो ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अब हमने अगर टेम्परेचर को इससे कम किया और ज्यादा किया तो क्या असर पड़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी पे। देखो बेटा, अगर जो तो तुमने टेम्परेचर को कम किया तो एंजाइम सुस्त हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। यहां पे देयर इज लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, बट बेटा वो सिर्फ सुस्त पड़ा है टेम्परेचर कम करने पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनएक्टिवेशन हो गई है उसकी, वो इनएक्टिवेट हो गया है। अब 2 डिग्री टेम्परेचर पे हमको कोई ले जाके रख दे तो हम वहाँ काम थोड़े कर पाएंगे, वहाँ पे हम बैठे रहेंगे, हम इनएक्टिव हो जाएंगे कि बहुत ही ठंडी लग रही है, मेरे से तो काम नहीं होगा, रजाई में घुसे हुए हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे एंजाइम का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब तुम कम करोगे बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर से इसके फेवरेट टेम्परेचर से तुम कम करोगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, जाके रजाई में घुस के बैठ जाएगा और अपना काम नहीं करेगा, सुस्त हो जाएगा। पर तुम इसको ठीक कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा दो बेटा। अगर तुमने इस वाले टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये अपनी एक्टिविटी फिर से करने लग जाएगा, वापस से टेम्परेचर बढ़ा दो, इसके मन का टेम्परेचर पे ले जाओ इसको। तो दिस इज रिवर्सिबल लॉस। ऐसा लॉस है बेटा जिसको आप रिवर्स कर सकते हो टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है। एक होता है बेटा अगर आप अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो फिर लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी होगा, लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। बट बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे हुआ क्या, एंजाइम का डीनेचुरेशन हो गया। इस केस में एंजाइम डीनेचर हो गया, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचुरेशन अभी बताया था, स्ट्रक्चर ही खराब हो गया एंजाइम का, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस इधर उधर चले गए, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। सो दिस इज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। मतलब बेटा टेम्परेचर को कम किया तो बढ़ा के ठीक कर सकते हो, लेकिन बढ़ा दिया तो आप कम करके उसके एंजाइम की एक्टिविटी को रिगेन नहीं कर सकते। तो दोनों ही केस में देयर इज लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। दिस इज रिवर्सिबल, ठीक कर सकते हैं। दिस इज इरिवर्सिबल बिकॉज डीनेचुरेशन हो गई है, स्ट्रक्चर खराब हो गया, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। सोया है तो जगा सकते हो, स्ट्रक्चर ही खराब हो गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने पे एक्टिविटी का कम हो जाना, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज थंब रूल। क्या कहते हैं इसको, थंब रूल। आपके अंगूठे पे एक रूल चल रहा है, कौन सा रूल चल रहा है, बहुत इजीली बोल रहे हो कि मैम अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करें, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करें इन टेम्परेचर, ठीक है, तो एंजाइम एक्टिविटी डबल होती जाएगी अगर तुम 10-10 डिग्री बढ़ाते जाओगे, या एंजाइम एक्टिविटी हाफ होती जाएगी अगर तुम 10-10 डिग्री कम करते जाओगे। थंब रूल कहते हैं इसको, कहते हैं कि अगर तुमने 10 डिग्री करके टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम एक्टिविटी सीधे डबल, फिर उसकी डबल हो जाएगी। और 10 डिग्री करके कम किया तो एंजाइम एक्टिविटी जितनी थी उसकी हाफ, फिर 10 डिग्री कम किया तो उससे भी हाफ करके कम होती चली जाएगी, ठीक है। कब तक बेटा, जब तक बढ़ा के तुम उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ना ले जाओ, क्योंकि उसके बाद थोड़े बढ़ेगी, ऑप्टिमम पे बेस्ट काम करता है, उसके बाद तो वो डीनेचुरेशन के साइड पे चला जाएगा। अभी तुमने इस ग्राफ में सीखा, ठीक है। अगर कम कर रहे हो तो कब तक कम करने पे हाफ होती जाएगी, जब तक टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं आ जाता, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो सुस्त हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। सो एंजाइम एक्टिविटी डबल होती है अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गई बात आपकी थंब रूल की। ये एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा थंब रूल के बारे में, तो इसको ध्यान रखेंगे, है ना।
Okay, so about next we have to do effect of substrate concentration, कि एक हो गया उसके मन का टेम्परेचर, उसके मन का pH। अब करते हैं कि सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। फिर से अपन ग्राफ बनाएंगे, अगेन ग्राफ y एक्सिस x एक्सिस। इस बार अपन ने x एक्सिस पे क्या लेना है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के लिए ऐसा डब्बा बनाते हो तुम, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिखा दी। इधर दिखाओगे बेटा v वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की स्पीड के क्या हाल चाल है, ठीक है। हमने जब ऐसा ग्राफ बनाया बेटा तो हमको पता चला कि मैम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे तो स्पीड बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रहा है। एक टाइम आया कि जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं स्पीड तो कांस्टेंट हो गई। एक टाइम आया जब स्पीड कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे इतनी दूर पे। और उसके बाद बेटा एक स्पीड आने के बाद, ये वाली स्पीड आने के बाद उतनी ही स्पीड चली जा रही है चाहे हम जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें, ठीक है। ये जो मैक्सिमम स्पीड है बेटा इसको कहते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली इसने। एक मैक्सिमम वेलोसिटी में जब इसकी गाड़ी आ गई तो उससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगा, चाहे जितना तुम वहां पे उसके लिए हुटिंग करते रहो, चाहे जितने सबस्ट्रेट डालते रहो। ऐसा क्यों बेटा, समझना। एक एंजाइम है, तुमने बोला कि मैम इसके पास पॉकेट्स होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं जिसको आप सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कहते हो, जिस पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। तो मैम आपने एक सबस्ट्रेट डाला तो मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा। आप एक साथ दो सबस्ट्रेट भी डाल सकते हो, मैं एक साथ दो प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ। आप एक साथ तीन सबस्ट्रेट भी डाल सकते हो, मैं एक साथ तीन प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ। आपने अगर एक साथ चार सबस्ट्रेट डाला तो मैं एक साथ आपको चार सबस्ट्रेट भी बना के दे सकता हूँ। लेकिन एक बार में मैम मेरे चार सबस्ट्रेट से चार प्रोडक्ट बनाने की ही कैपेसिटी है, क्योंकि मेरे पास इतनी ही एक्टिव साइट है, इतनी ही सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है। अगर आपने मर्जी चाहे जितना अब सबस्ट्रेट बढ़ाया, मेरे पास उसको जोड़ने की जगह ही नहीं है, तो आप बढ़ाते रहो। मेरी कैपेसिटी तो है कि मैं एक बार में चार प्रोडक्ट दे सकता हूं आपको। समझ रहे हो बात को? तो देखो, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे तो एक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है सबस्ट्रेट बढ़ाने से, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। बट एक स्टेज आई बेटा जहां पे सैचुरेशन हो गया एंजाइम के एक्टिव साइट्स का। इस जगह पे क्या हो गया, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स भर गए बेटा। ऐसा होने पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। अब चाहे हम जितना सबस्ट्रेट बढ़ाते रहे, ये कांस्टेंट चलता चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज वी मैक्स। वी मैक्स के आधे पे आओ। वी मैक्स यहाँ पे है बच्चे, तो यहाँ कहीं इसका आधा होगा। वी मैक्स यहाँ पे तो यहाँ कहीं इसका आधा होगा। इसके आधे को कह दो वी मैक्स अपॉन 2। क्या कह दो बेटा, वी मैक्स अपॉन 2। ठीक है, देखो वी मैक्स अपॉन 2 यहाँ कहीं इतने सबस्ट्रेट पे बना है। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे तुमको वी मैक्स अपॉन 2 मिला है। इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं बेटा के एम वैल्यू। के एम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, के एम वैल्यू। के एम बेटा वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस पे वी मैक्स अपॉन 2 अटेन हो गया है। जितना कम के एम उतनी अच्छी बात। कम के एम मतलब जल्दी वी मैक्स अपॉन 2 आ गया, जल्दी वी मैक्स आ जाएगा। जितना ज्यादा के एम उतनी देर में वी मैक्स अपॉन 2 आएगा, उतनी देर में वी मैक्स आएगा। तो ये वी मैक्स बेटा जितना कम उतना अच्छा। के एम अगर कम है तो इट इज अ गुड एंजाइम। ये अपने सबस्ट्रेट को बहुत चाहता है, हायर सबस्ट्रेट एफिनिटी है इसके पास, जल्दी जल्दी अपने सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना रहा है, जल्दी वी मैक्स अपॉन 2 आ रहा है, जल्दी वी मैक्स आएगा।
अगर बेटा Km ज्यादा है देन इट इज अ पुअर एंजाइम। ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को थोड़ा कम चाहता है, देर से उससे मिल रहा है, देर में Vmax/2 आएगा, देर में Vmax आएगा, ठीक है। तो Km वैल्यू जितना कम हो, जितनी कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे Vmax/2 आ जाए, मतलब जल्दी Vmax आ जाए, उतनी अच्छी बात है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ Vmax, Vmax/2 एंड Km वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू एंजाइम इनहिबिशन। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा आपके पास एंजाइम इनहिबिशन। नाम से सीखो, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी में भी इसके एग्जांपल्स दिए हुए। इनहिबिशन मतलब किसी को इनहिबिट करना, मतलब बेटा रोकना, किसी को रोकना। कौन रोकेगा? इनहिबिटर रोकेगा। इनहिबिट कौन करेगा? इनहिबिटर, अवरोधक कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। किसको रोकेगा बेटा? एंजाइम को रोकेगा। रोकेगा मतलब क्या? अगर हमें A + B से C बनाना है एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हम ये एंजाइम को इसका काम नहीं करने देंगे, हम ये एंजाइम को इसका काम नहीं करने देंगे, स्पीड बढ़ाने नहीं देंगे। देखो हम कैसे कैसे ऐसा कर सकते हैं। अपन को 3 तरह के एंजाइम इनहिबिशन पढ़ने हैं बेटा। एक होता है, द फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हम एंजाइम को काम नहीं करने देंगे किसी तरह का कंपटीशन करा के। अभी बताऊंगी किसके किसके बीच में कंपटीशन होता है। अगला होता है बच्चे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें भी हम एंजाइम को उसका काम तो नहीं करने देंगे, पर कंपटीशन नहीं हो रहा, कुछ और ही करामात करके हम उसको उसका काम नहीं करने देंगे। थर्ड होता है बेटा फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, इसमें हम किसी तरह का फीडबैक देंगे एंजाइम को कि तुझे ज्यादा काम करना है कि कम काम करना है, और उसके काम को रोकेंगे। अभी तीनों में बताती हूँ कैसे कैसे ऐसा होगा, ठीक है। तो अब अपन एंजाइम को उसका काम करने से रोकते हैं कॉम्पिटिटिव तरीके से। पहला आ जाओ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पहले तो समझो ये क्या होता है, पेन वेन छोड़ के अपना देखो बेटा, ये एंजाइम है, ये क्या है? एंजाइम है। एंजाइम का ये जो पार्ट है, ये जो जगह है, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लगे हैं जिसमें सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। इस जगह को तुम क्या कहते हो बच्चे? एक्टिव साइट कहते हो। यहीं पे क्लास में सब कुछ याद हो जाना चाहिए बेटा, कई बार कह दिया है। एक्टिव साइट बोलो या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बोलो, जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ऑफ अमाइनो एसिड जिसमें सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, ठीक है। ताले चाबी के जैसा कॉन्सेप्ट है, ये ताला है, इसमें वो पर्टिकुलर चाबी आके ही लगेगी। अब इसका सबस्ट्रेट बनाते हैं। ये रहा बेटा इसका सबस्ट्रेट, ठीक है। ये है सबस्ट्रेट जिसका ये वाला पार्ट इसमें जाके फिट हो सकता है, इसकी एक्टिव साइट पे जाके जुड़ जाएगा। जो तो जुड़ा तो क्या बनेगा बेटा? ES कॉम्प्लेक्स, और फिर अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इस सबस्ट्रेट के जैसा दिखने वाला इसका कॉम्पिटिटर आया, और सबस्ट्रेट और वो कॉम्पिटिटर दोनों ही एंजाइम को चाहते हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या किया हमने, फिर से सुनो। हमने बेटा एक इनहिबिटर नाम की चीज बनाई जिसके पास ये अलग था, ये देखो ये इनहिबिटर है, पर इसके और इसके पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, जिससे ये कहते हैं हम दोनों एंजाइम को पसंद करते हैं। तो ये इसके साथ लड़ाई कर रहा है इस जगह पे जुड़ने के लिए। अगर जो तो ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा? EI कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और EI कॉम्प्लेक्स बना तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो देखो हमने ये प्रोडक्ट बनने से, एंजाइम को अपना काम करने से रोका इनहिबिटर की वजह से, तो हो गया एंजाइम इनहिबिशन, और हमने इन दोनों के बीच में कंपटीशन कराया। देखो पॉइंट्स लिखोगे, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है,
स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। देखो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है तो बेटा इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। किस चीज के लिए कंपटीशन हो रहा है? फॉर एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन हो रहा है ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर लड़ाई कर रहे हैं और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने की वजह से एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के जगह पे जुड़ना चाहते हैं दोनों और आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अब कौन जीतेगा? कौन जीतेगा तुम बताओ? ये गुंडा एक आया है तो तुम इसको 10 कर दो ना। अगर सबस्ट्रेट 10 कर दिया तो इसके जुड़ने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी बेटा। बहुत ईजी है इसको ठीक करना। अगर कोई इनहिबिटर आके इससे लड़ाई कर रहा है तो तुम इसका नंबर बढ़ा दो। ये 5 आए तुम इनको 10 कर दो, ये 10 आए तुम इनको 20 कर दो, तो ज्यादा जुड़ने की पॉसिबिलिटी उसकी हो जाएगी और वो जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अपन को यही करना है। दिस इज, ये वाला जो एंजाइम इनहिबिशन होता है बेटा, दिस इज रिवर्सिबल इनहिबिशन। ये एक रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, तुम इसको ठीक कर सकते हो। कैसे रिवर्स कर सकते हो? इस कंडीशन को कैसे रिवर्स कर सकते हो? अपना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के, बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे डब्बा बनाना मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके तुम इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई है बेटा एनसीईआरटी में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, एंजाइम का सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल होती है बेटा एक एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये इसका सबस्ट्रेट होता है। ये तो हो गया एंजाइम, इसका सबस्ट्रेट होता है बेटा सक्सिनेट। सक्सिनेट इससे जाके जुड़ता है, इस सक्सिनेट से लड़ाई करने आ जाता है मैलोनेट। मैलोनेट इनहिबिटर होता है और ये कहता है मैं भी इससे जुड़ूंगा और इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है। इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, इसलिए इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन हो रहा है तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल होती है बेटा सल्फा ड्रग्स का यूज करके, सल्फा ड्रग्स का यूज करके हम बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं, डिक्रीज करते हैं। बैक्टीरिया बड़ा बड़ा ग्रो कर रहा था, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, तो हमने क्या किया, उसका कोई एंजाइम ऐसे ही काम कर रहा होगा, हमने कुछ सल्फा ड्रग्स डाले जो जाके उसके सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके उसका काम नहीं होने दे रहे, तो बैक्टीरिया नहीं बन पा रहा। तो हमने इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का अपने ड्रग्स में अपने फायदे के लिए इस तरह से यूज कर लिया कि बैक्टीरिया का काम ना होने दे, उसकी बॉडी में जो एंजाइम है उसका काम पूरा ना होने दे, उसका वहां पे कॉम्पिटिटर भेज दे। ठीक है, तो बैक्टीरिया नहीं बन पाएगा। ये बेटा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे। अब ऐसा इनहिबिशन जिसमें कंपटीशन नहीं हो रहा, तो इसमें क्या हो रहा है, फिर से करो। ये है आपका एंजाइम और ये है उसकी एक्टिव साइट जहां पे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। अब इससे हमको क्या करना है, सबस्ट्रेट जोड़ना है। सबस्ट्रेट जोड़ना है, ऐसा कुछ है सबस्ट्रेट, तो हमको ES कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अब बेटा एक इनहिबिटर आया, ये आ गया इनहिबिटर। ये इनहिबिटर की सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है, यानी ये दोनों सेम एक्टिव साइट के लिए नहीं लड़ते हैं। ये इनहिबिटर क्या करता है बेटा, किसी और जगह पे जाके जुड़ जाता है। ये इनहिबिटर एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ता, किसी और जगह पे जुड़ता है। जुड़ने से करता क्या है बेटा, इसका स्ट्रक्चर ही खराब कर देता है। जो तो इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया तो अब सबस्ट्रेट आके इस जगह पे नहीं जुड़ सकता बेटा। सबस्ट्रेट तो जैसा पहले था वहां पे जुड़ सकता था, इस खराब स्ट्रक्चर में नहीं जुड़ सकता। तो ये इनहिबिटर के पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है बेटा। इस केस में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती सबस्ट्रेट से। ये बेटा सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन भी नहीं करता, कंपटीशन नहीं करता। ये बेटा एक्टिव साइट
करता, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता है, ये कहीं और जाके जुड़ता है, डिफरेंट साइट पे जाके जुड़ता है, किसी और ही जगह पे जाके जुड़ता है अदर देन एक्टिव साइट। और जब जुड़ता है बेटा तो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर खराब कर देता है, एक्टिव साइट का कन्फर्मेशन डिस्टर्ब कर दिया इसने, कन्फर्मेशन डिस्टर्ब कर दिया। अब कन्फर्मेशन डिस्टर्ब कर दिया तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग नहीं होगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग नहीं होगी उससे, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से इसने बिना सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन किए ही इनहिबिशन कर दिया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगेन बेटा अब स्ट्रक्चर अगर एक बार खराब हो गया तो तुम इसको ठीक नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर खराब मतलब खराब, इसको ठीक नहीं कर सकते, मतलब दिस इज नॉन रिवर्सिबल, इसको ठीक नहीं किया जा सकता इस लॉस को, दिस इज नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव वाला रिवर्सिबल इनहिबिशन था और नॉन कॉम्पिटिटिव वाला नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। ठीक है, अगला आते हैं बेटा फीडबैक इनहिबिशन पे। फीडबैक इनहिबिशन बहुत इजी है, देखो क्या करना है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में तुमने हेक्सोकाइनेज एंजाइम डाला तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेटा जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो खुद ही जाके अपने एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, माइनस सिग्नल, माइनस मैसेज दे देगा कि और मत बनाओ, बहुत बन गया हो। ठीक है, तो यहां पे देखो प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज इनहिबिटर, यहां से बाहर से कोई नहीं आया है, प्रोडक्ट ही इनहिबिटर का काम कर रहा है। क्या प्रोडक्ट ने ग्लूकोज यानी सबस्ट्रेट के साथ, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, एंजाइम है, क्या ग्लूकोज ने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने, प्रोडक्ट ने, इनहिबिटर ने सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन किया? नहीं किया। तो ये फीडबैक इनहिबिशन कैसा हो गया बेटा, नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया। पर तुमने यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में पढ़ा था नॉन रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, तो अब तुम क्या एक बार इसने रोक दिया तो अब ये कभी बनेगा ही नहीं? नहीं बेटा, ये इररिवर्सिबल नहीं होता, ये बस जाके इसको कान में बोलता है अभी थोड़ा कम बना, बहुत ज्यादा बन गया हूँ, फिर वो कम बनाने लगेगा। ये कम बनेगा तो अपने आप ही जाके कम ही लोग जाके उसके कान में बोलेंगे, तो वो कम की जगह ज्यादा बनाने लग जाएगा, अपने आप बढ़ जाता है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे मान लो 10 बना, 10 लोग जाके प्रेशर डाले और मत बना और मत बना, तो ये डर जाएगा और कम बनाने लगेगा। अब कम बना रहे, मान लो 2 ही बना, तो 2 ही लोग जाके बोलेंगे तो ये नहीं सुनने वाला, फिर ये ज्यादा बनाएगा। जब तक 10 नहीं बना लेगा और 10 जाके उसके ऊपर नहीं चिल्लाएंगे, ये बनाता रहेगा। जब 10 जाके चिल्लाएंगे तो नंबर कम करेगा, फिर कम लोग चिल्ला रहे हैं तो अपने आप ही ज्यादा बनाने लगेगा कि अभी तो 2 ही लोग बोलने आए हैं, 2 ही बना रहा था इतनी देर से, अब 2 लोग बोल रहे हैं तो मैं नहीं बनाऊं, मैं बनाऊंगा और। ठीक है, ऐसे करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब इसको जाके रोकता है बेटा तो ये इररिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है, अपने आप ये बढ़ता रहता है। सो दिस इज रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो ये फीडबैक वाला नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आता है और रिवर्सिबल इनहिबिशन में आता है। तो ये होते हैं आपके 3 तरह के इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं बेटा कोएंजाइम्स पे। ये देखो बेटा, अपन क्या करते हैं, एंजाइम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं बेटा सिंपल, साधारण से एंजाइम्स जो बोलते हैं कि ठीक है मुझे एक प्रोटीन दे दो, मैं उसी से काम कर लूंगा एंजाइम का। कुछ होते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जिनके बड़े ही नखरे हैं। ये क्या बोलते हैं, इनको कोई प्रोटीन भी चाहिए और प्रोटीन को बेटा काम करने के लिए एक हेल्पर भी चाहिए, एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए, एक हेल्पर चाहिए इनको काम करने के लिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत सारे टर्म्स में कंफ्यूजन कराई जाती है। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को कहते हैं होलो एंजाइम, उसके ये प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर। ठीक है, अब कोफैक्टर पे आते हैं। कोफैक्टर कितने तरह के हो सकते हैं? कोफैक्टर को बेटा मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो इनऑर्गेनिक
और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक बेटा जो होता है उसको आप, जैसे कि कोई आयन हो, कोई मेटल हो, ऐसा कुछ हो तो उसको आप इनऑर्गेनिक में रखोगे। और ऑर्गेनिक की दो कंडीशन होती हैं, एक तो बेटा जो लूजली बाउंड होता हो और एक जो टाइटली बाउंड होता हो। बेटा जो लूजली बाउंड होता है उसको अपन कहते हैं कोएंजाइम। तो देख रहे हो को फैक्टर के अंदर आया है कोएंजाइम, ठीक है। और जो टाइटली बाउंड होता है उसको अपन कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम का कोएंजाइम्स वाला पार्ट एंड वी हैव कंप्लीटेड द lecture for enzymes. This much you have to remember, जिसमें concept of activation energy, concept of effect of pH, temperature, substrate concentration, enzyme inhibition के 3 types, ये सब कुछ बहुत important है जिससे आपको previous year के question solve करते हुए question मिलेंगे, ठीक है। So we will be back with some another lecture on biomolecules next time. See you then. Till then take care everyone. Bye bye.